स्वागत है आप लोग का यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग एथिक्स के छठा चैप्टर देख रहे हैं। आज छठा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, रिवीजन भी हम लोग टॉपिक कर लेंगे। तो उसमें टॉपिक में हमने इससे पहले जो वीडियो शायद आप लोग देख चुके होंगे, जो पहले वाला वीडियो है, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के मुद्दों को लेकर बात करने जा रहे हैं। है क्या, ऐसा क्या है? तो हमेशा देखो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नैतिकता क्या होता है, प्रायः उपेक्षित होता है। और भारतीय संविधान में, संविधान आईआर यहाँ पे कर लेना, आईआर के संचालन के लिए, आईआर का मतलब इंटरनल रिलेशन को या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संचालन करने के लिए नैतिक और मार्गदर्शन सिद्धांतों को घोषणा करता है। क्या करता है नैतिक सिद्धांत? तो वो पंचशील को फॉलो करता है। आदर्श के रूप में क्या करता है? पंचशील सिद्धांत को फॉलो करता है। पंचशील सिद्धांत, ठीक है, पंचशील सिद्धांत को फॉलो करता है। और साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में भी दिया गया है बातें कि शांति बनाने के लिए पहल करना चाहिए। विदेश नीति के बारे में निर्धारक कौन है? तो हमारा आर्टिकल 51 भी बोलता है। हम इससे पहले देखें तो हमारे परंपरा में ही वसुधैव कुटुंबकम की पक्षधर रहे हैं। परंपरा से ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं। और जब परिवार की तरह मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवार नैतिक, अगर नैतिक विकास होगा तो परिवार भी डेवलप करेगा, ठीक है। तो उसी को आधार मानते हुए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को भी क्या करते हैं? पालन करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में नैतिक मानदंडों को लेके, पालन को लेके चिंता व्यक्त किया जाता है। तो चिंता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नैतिक मुद्दे क्या क्या है? अभी तक हमने क्या बातें बोली? एक तो बात बताई कि आईआर के लिए भारत में परंपरा से लेके अभी तक बहुत सारे काम किए गए हैं। देखो, आईआर की बात करें तो आप लोग नोट्स में एक चीज सही कर लेना, ये 72 लिखा है, इसकी जगह आईआर कर लेना, ठीक है ना। आईआर है। पहली बात क्या कि भारत पंचशील को लेके चलता है, पंचशील को लेके चलता है। दूसरी बात, भारत के आर्टिकल 51 में शांति प्रिय, विश्व की शांति प्रिय के लिए क्या कहा गया है? बोला गया है कि पहल करेंगे, अर्थात विश्व के साथ शांति बनाए रखेंगे, विश्व में शांति बनाए रखेंगे। तो पंचशील का सिद्धांत हमारा आदर्श है, 51 आदर्श है। लेकिन आज वर्तमान समय की ये स्थिति है कि आईआर में नैतिक मुद्दे क्या कर रहे हैं? उपेक्षित हो रहे हैं। या आईआर को लेके, आईआर में नैतिक मुद्दे को लेके क्या हो रहा है? चिंताएं व्यक्त की जा रही है। तो वो क्या क्या मुद्दे हैं, वो मुद्दों को हम लोग बड़े सॉलिड रूप से जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी हम बता सकते हैं। जैसे कि एक देश दूसरे पे न केवल आक्रमण करता है इस समय, और आक्रमण करके पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी बात है, की पॉइंट हम देखेंगे। तो पहला है आक्रमण कर रहा। एक देश क्या करता है? दूसरे देश पे आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद वो अपना औचित्य सिद्ध करता है कि भाई हमने सही किया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख लो, चाइना चाइना और ताइवान के बीच में देख लो, एग्जाम्पल हो गया आक्रमण को लेके। दूसरा क्या है कि कुछ विस्तारवादी अपने विस्तारवादी मानसिकता को लेके चलते हैं। जैसे साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद में क्या था? विस्तारवाद को लेके प्रोत्साहन किया जाता था, विस्तार को, जितना से जितना देश को क्या कर लें, अपने अधीन ला लें साम्राज्यवाद में। तो वही साम्राज्यवाद की ही कुछ पहल देखने को मिलता है, और ऐसा किसके पास देखने मिलता है? तो चाइना के साथ मिलता है। चाइना ने अभी 3000 से ऊपर, 3000 किलोमीटर से ऊपर अपने बॉर्डर से जो डिस्प्यूट थे उसके लिए नया नियम लाया, और नियम जो लाया है वो क्या है? आक्रामक है, आक्रामक है, विस्तारवादी नीति के लिए। दूसरा, चीन का बीआरआई देख लो, ठीक है ना, विस्तारवादी के लिए। यूएस का हमला देख लो, किसके ऊपर? तो ये आपका यूएस का हमला किसके ऊपर हुआ था? जो ईरान के बगल में है, नाम भूल रहे हैं अभी, इराक देख लो, ठीक है ना, इराक की योजना देख लो, ईरान के ऊपर योजना देख लो। ये सबसे विस्तारवादी नीतियों का परिचय मिलता है, विस्तारवादी का। रसिया का देख लो, रसिया क्या कर रहा है कि जो भी आपने, ये रसिया समझ लो कि ये रसिया है, तो इस यूरोप से जो लड़के हुए हैं उनको अपने
पार्ट में मिलाना चाह रहा है, विस्तार नीतिवाद। तो विस्तारवाद को पढ़ रहा है, आक्रामक को औचित्य सिद्ध किया जा रहा है। तो हम लोग दो बातें समझ गए कि क्या, एक तो आक्रामक की एग्जाम्पल के साथ, आप लोग एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, एग्जाम्पल बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। तो आक्रामक का आक्रमण कर रहे हैं और औचित्य सिद्ध कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमने बता दिया। दूसरा क्या, विस्तारवादी नीति को लेके चल रहे हैं, विस्तारवादी नीति को चल रहे हैं। ये भी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में मुद्दा है, ठीक है, या कहें कि नैतिकता का पतन है। फिर क्या कर रहे हैं कि परमाणु बम बना रहे हैं, और परमाणु बम बना के भया दोहन कर रहे हैं, भया दोहन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, तो पाकिस्तान है, आए दिन पाक क्या करता है, भारत को धमकी देता है। यही नॉर्थ कोरिया की देख लो, नॉर्थ कोरिया भी धमकी देता है अमेरिका को, और यूएस को देता है, और साउथ कोरिया को देता है, ठीक। तो ये भया दोहन कर रहे हैं परमाणु। दूसरी बात है कि परमाणु से ये बहुत ज्यादा मानव कल्याण में यूज किया जा सकता है। जैसे मानव कल्याण में क्या यूज किया जा सकता है, बिजली बनाया जा सकता है। तो बिजली बनाया जाता है, तो जो परमाणु सशक्त देश हैं, वो देश क्या कर रहे हैं, वो अपने एकाधिकार को बनाए रखना चाहते हैं। एकाधिकार को क्या करना चाह रहे हैं, बनाए रखना चाह रहे हैं। वो तकनीकी या टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी परमाणु से, जो एटम है, वो एटम से क्या बनाना है, एनर्जी बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, एकाधिकार बनाए रखते हैं। दूसरी बात है कि जो परमाणु के लिए जो आवश्यक तत्व है, एलिमेंट है, यूरेनियम वगैरह, ठीक है, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ठीक है, इरेडियम, इन सब के लिए वो अपना ही वर्चस्व हावी रखते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि एनपीटी का विभेदीकारी संधि है, एनपीटी वाली नेशनल, ये क्या है, एनपीटी, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोला जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आना चाहिए। तो हमने आक्रमण की बात की, विस्तारवादी की बात की, परमाणु भया दोहन की बात की, परमाणु के मानव कल्याण की बात किया, ये सारी चीजें। अब जरा सा और देखो, और क्या है, तो पर्यावरण को लेके अभी भी चिंताएं हैं। एक तो जो विकसित देश हैं, वो विकसित देश क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रही हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर रही हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर रही है। किसके लिए, टेक्नोलॉजी के इसलिए ट्रांसफर जरूरी है कि अगर CO2 इमिशन क्या किया जाए, कम किया जाए, CO2 का इमिशन कम किया जाए, तो विकसित देश ऐसा नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि हरित फंड या COP21 में ये बोला गया था कि 100 बिलियन का प्रति साल क्या करेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे, और जो विकासशील देश हैं उनको मदद करेंगे। ये भी नहीं हो रहा है पर्यावरण का। अमेरिका के रुख देखो, अमेरिका के रुख COP21 से या पेरिस समझौता से बाहर हो गया था, हाल दो फिर से बाद में उसको अनाउंस कर दिया, लेकिन हो गया था। तो उसका ढुलमुल रवैया है। अब यूएस जैसे ढुलमुल रवैया अगर अपनाएंगे तो ये भी दिक्कत आएगी। तो हम लोग एक अलग पेज से देखते हैं। पहला पॉइंट हमने आक्रमण की बात की। दूसरी बात हमने क्या किया, दूसरा परमाणु को लेके दो बातें आ रही हैं, एक मानव कल्याण के लिए, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, एनपीटी। दूसरा क्या है, भया दोहन को लेके, ठीक है ना, जैसे पाक कर रहा है और नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तीसरी बात हमने बात किया कि विस्तारवादी नीति है। विस्तारवादी नीति की एग्जाम्पल हमने क्या दिया कि BRI है, ठीक है, फिर BRI है, रसिया का आक्रामक नीति देख सकते हैं यूक्रेन के प्रति, BRI है, ठीक है ना। चीन की देख सकते हैं, चीन भी कर रहा है विस्तारवादी। जैसे श्रीलंका में संकट आने का बहुत हद तक जिम्मेदार कौन है, यही है, चाइना है, श्रीलंका की लिए है। दूसरी, नेपाल को भड़काने वाला भारत के खिलाफ यही चाइना है। तो विस्तारवादी नीति चाइना की मानसिकता में है। यही नहीं, आपको ताइवान को लेके इसका चाइना का रुख आपको मालूम ही होना चाहिए। फिर चौथा हमने कहा, क्या कहा, पर्यावरण को लेके कोई एक साथ संगठन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए COP21 को देखे, पेरिस समझौता में हमारा क्या करना था, $100 बिलियन, ठीक है ना, डॉलर की बात कहा गया था इकट्ठा करके, और विकासशील देशों को क्या किया जाएगा, विकासशील देशों का मदद किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, जो ये बोला गया कि CO2 की इमिशन क्या किया जाए, कम किया जाए,
इसको कम किया जाए, लेकिन ये भी इमिशन कम नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए बात है, विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है CO2 इमिशन को दबाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो ये बात हो गया। फिर हमारा आ गया पांचवा चीज, आज के समय में आतंकवाद है। आतंकवाद को लेके ढुलमुल रवैया है। आतंकवाद को लेके कैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि UN में भारत ने कितनी बार किया, लेकिन अभी समय यह कन्वेंशन पास नहीं हुआ, इस पे एक मत नहीं है। इसमें आतंकवाद भारत हमेशा पहल किया है, लेकिन आतंकवाद को लेके नहीं है। फिर यही देखो, आतंकवाद का प्रयोग, पांचवा छठवां क्या, आतंकवाद का प्रयोग देश क्या कर रहे हैं, आतंकवाद का प्रयोग एक देश दूसरे देश के प्रति कर रहा है, दूसरे देश के प्रति कर रहा है, और दूसरे देश के प्रति कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो माओवाद है, वो माओवाद को हथियार का जखीरा कहाँ से मिलता है, माओवाद को वो मिलता है कहाँ से, चाइना से मिलता है। ठीक है, आप जम्मू और कश्मीर को देख लो, जम्मू कश्मीर में हथियारों का जखीरा कहाँ से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है। नक्सलवाद को कहाँ से मिलता है, इन्हीं लोग के जरिए प्राप्त होता है। तो आतंकवाद का प्रयोग करते हैं लोग, तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम की बात है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, मेजर पॉइंट हमने बता दिया है कि आक्रमण की, परमाणु की, विस्तारवाद के, पर्यावरण को लेके और आतंकवाद को लेके, आतंकवाद। फिर क्या कर रहे हैं, सातवां हम बोल सकते हैं कि देश को अस्थिर करने के लिए बात किया जा रहा है। अस्थिर कैसे कर सकते हैं, देश को अस्थिर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑयल पे डिपेंड रहते हैं ज्यादातर। हम लोग अपना 80% ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल वाली जो कंपनी है, उन पे हम क्या है, डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट हैं तो वो हमारी मजबूरी समझ के हमारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, पहली बात। देश को अस्थिर करने की बात क्या करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अमेरिका वाले इन्वेस्ट किए, ठीक है ना, बहुत पैसा इन्वेस्ट किए। अभी की बात बता रहे हैं कि अमेरिका वाले भारत में बहुत ज्यादा है हुआ, क्यों, रुपया रुपया हमारा क्या हो रहा है, गिर रहा है। ऐसा इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए और यूएस क्या कर दिया, अपने बैंक जो वहां का सेंट्रल बैंक है वो ज्यादा ब्याज देने लगा। अब वो पैसे निकाल के वहां पे जाके लगाने लगे, तो हमारे पास से डॉलर की क्या होगी, कमी होगी, तो रुपया क्या होने लगा, गिरने लगा। तो देश को अस्थिर करने की बात ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, चाइना भी करता है देश को अस्थिर, पाकिस्तान भी करना चाहता है। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गया। तो ओवरऑल समझ में आना चाहिए आपको। तो वही बातें हैं, एक देश आक्रमण की बात हमने कर दिया, विस्तारवाद की बात कर लिया, परमाणु शक्ति की बात कर लिया, परमाणु बम की बात कर लिया, और तकनीकी के हस्तांतरण की बात कर लिया। कुछ सुनियोजित आतंकवाद प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है, प्रायोजित आतंकवाद की भी बात कर लिया। तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं। अब देखो कि सब आतंकवाद को लेके सर्वसम्मति नहीं है यूएन के पक्ष में, हमने बता ही दिया। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को लेके इन लोगों का है नहीं, भेदभावपूर्ण व्यवहार है, जैसे अमेरिका की बात किया, हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए। जो मानवाधिकार है, एक पॉइंट यहां से मिला कि मानवाधिकार के बारे में देशों की मान्यताएं हाथी के दांत के सदृश है। मतलब मानव अधिकार को लेके कोई देश सशक्त नहीं है। ठीक है, विकसित देश अक्सर क्या कर रहे हैं, आंतरिक कमजोर देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तो यूएस क्या कर रहा है, ईरान में कर रहा है, इराक में कर रहा है। ठीक है, वैसे ही ले लो चाइना, चाइना तो भयंकर किया हुआ है। आप ताइवान को देख लो, ताइवान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इवन नेपाल को देख लो, और इधर क्या म्यांमार को देख लो। ठीक है, इनको करता है, पाकिस्तान को भी करता है। ठीक, वैश्विक संस्था भी क्या करते हैं, भेदभावपूर्ण करते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF में ये सबसे ज्यादा पैसा किसका है, यूएस का है। यूएस जो चाहे वो मोनोपोली है इसमें। तो ये भेदभाव तरीके से अगर चाइना जाए पैसा लेने, तो चाइना के लिए मना हो कर सकता है वर्ल्ड बैंक का, IMF। ऐसे आदो जरूरत नहीं है, लेकिन भेदभाव हो सकता है क्योंकि यूएस मना कर सकता है। ठीक है, WHO है, WHO को देखो भेदभाव का है। COVID-19 को लेके कितना आरोप लगा था चाइना पे, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये भी WHO का है। WTO को लेके भी क्या है, भेदभाव के तरीके हैं। तो ये हम बता सकते हैं। तो एक बार हम समरी करें तो हम निष्कर्ष में क्या करेंगे कि विरोधी हितों के कारण जो इंटरनेशनल रिलेशन में
नैतिकता को सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है, किंतु वर्तमान विश्व की जटिलताओं और बढ़ती हुई चुनौतियों को ध्यान रखते हुए आईआर में नैतिकता का संरक्षण और प्रोत्साहन देना होगा। ठीक है। और अतः सभी राष्ट्रों को वैश्विक संस्था के द्वारा इस दिशा में भी सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है, ये हम दे देंगे अपना निष्कर्ष। लेकिन हम बोले कि अपना सॉलिड पॉइंट क्या हुआ, तो आक्रमण को लेके हुआ। एग्जाम्पल क्या बताया, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल आप देख, रसिया वर्सेस यूक्रेन है। रसिया अपना आक्रमण का पक्ष बता रहा है, यूक्रेन कर रहा है तो अपना पक्ष बता रहा है, औचित्य सिद्ध कर रहे हैं, ये हो गया। चाइना हमेशा ताइवान को लेके आक्रामक रूप रखता है, ये बातें होंगी। दूसरी विस्तारवाद की बात होगी, विस्तारवाद के लेके एग्जाम्पल क्या हो गया, तो बीआरआई से बढ़िया विस्तारवादी नीति नहीं है, कोई बता सकते हैं, बीआरआई है। बीआरआई के पीछे बहुत बड़ी लंबी सोच है चाइना की, ठीक है ना। यूएस की सोच जो इराक पे किया था, इराक पे हमला किया था, फिर अफगानिस्तान पे किया था। ठीक। विस्तारवाद के बाद हम पर्यावरण को ले लें। पर्यावरण को मुद्दे क्या हैं, तो फंड के मुद्दे हैं। ठीक है। दूसरे क्या, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मुद्दे हैं। फिर क्या, टेक्नोलॉजी से मुद्दे हैं, एग्जांपल दे सकते हो। फिर हमारा आ गया आतंकवाद से। आतंकवाद से मुद्दे क्या है, एक तो आतंकवाद के लिए यूएन में कन्वेंशन नहीं पास हो रहा है, ठीक है, एक मत नहीं है। दूसरा क्या, आतंकवाद को लेके एक देश दूसरे देश के खिलाफ प्रयोग कर रहा है, दूसरे देश के खिलाफ। जैसे एग्जांपल जानते ही हो, नॉर्थ ईस्ट में बताया, इंडिया के और जम्मू कश्मीर में दूसरे देश के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। अस्थिर करने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है आतंकवाद को लेके, तो आतंकवाद हो गया। फिर हमने कहा क्या, कि मानवाधिकार को लेके कोई सशक्त नहीं है, ये भी बात है। फिर हमने कहा कि जो संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी भेदभाव कर रही हैं। जैसे एग्जांपल है डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी को लेके भेदभाव डब्ल्यूटीओ करता है, डब्ल्यूएचओ भेदभाव करता है, जैसा कोविड में आरोप लगा था। फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे भी लगता है कि यूएस का मोनोपोली है, तो संस्थाओं पे भी आरोप लगता रहता है, ठीक है ना। अब जरा सा देखो, यूएन पे भी बता सकते हो, यूएन में भी P5 का डोमिनेंट बता सकते हो, जो परमानेंट 5 देश हैं वो भी बता सकते हो। अब क्या, इसकी बात होगी, संस्थाएं होंगी, आक्रमण हो गया, विस्तार, पर्यावरण, आतंकवाद, मानवाधिकार हो गया। और परमाणु की बात करें, परमाणु को लेके क्या है, तो परमाणु को लेके दो बातें हैं। एक मानव कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं, मानव कल्याण से टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण नहीं होता है। दूसरी बात है, बम का भयादोहन किया जाता है। तीसरी बात है, एनपीटी जैसे भेदभावकारी संधि है, तो इससे जुड़ी समस्याएं हैं। और विकसित देश मोनोपोली करना चाह रहे हैं कि हमारे ही पास रहे जो परमाणु। एनपीटी क्या है, जो जिनके पास न्यूक्लियर हो गया है या न्यूक्लियर युक्त जो देश हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश भी न्यूक्लियर को बनाए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग कर लिए, एक ही स्लाइड में कर लिए, और हमें लिखने का हो गया। अब देखो, नैतिक मुद्दे की फंडिंग, अंतरराष्ट्रीय निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे फंडिंग को लेके, निधि फंडिंग को लेके क्या हो रहे हैं, नैतिक दुविधा हो रही है। तो देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल एक ले लो। एक एग्जाम्पल, भारत के 1991 में जब आर्थिक मंदी आई थी भीषण और आर्थिक संकट आ गया था, तो भारत 1991 में आईएमएफ से जो लोन उठाना चाह रहा था, तो आईएमएफ ने दबाव डाला था एलपीजी के लिए। तो सोचो, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जैसी संस्थाएं निधि फंडिंग देने के लिए क्या करें, दबाव दें, कोई क्या करें, शर्तें निर्धारित करें। तो ये नैतिक मुद्दे उभर के आएगा क्या, कि पहली बात की शर्तें निर्धारित करें। दूसरा बात है कि एक देश दूसरे को ऋण दे रहा है और ऋण के जाल में फंसा रहा है। जैसे एग्जांपल, ऋण के जाल के लिए चाइना है, और चाइना, श्रीलंका की बात आप भी किसी से छुपा नहीं है, श्रीलंका का संकट बहुत हद तक जिम्मेदार चाइना था, ठीक है ना। तो ये है, नेपाल जैसे देश खुद के बीआरआई में जा रहे हैं, लेकिन जब जलेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। आतंकवाद को फंड किया जा रहा है, एक दूसरे को आतंकवाद को फंड किया जा रहा है, एक देश दूसरे देश को अस्थिर करने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। और अस्थिर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उग्रवादियों को हथियार जखीरा दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि संगठन को फंड दिया जा रहा है। एग्जाम्पल हमारा ग्रीन जो एनजीओ था, उसको ये आरोप हमारा कौन लगाया था, आईबी ने बोला था कि आईबी को फंड मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन करे, हड़ताल करे, ठीक है।
तो आईबी को फंड देके हमको अस्थिरता लगाया जा रहा था। फिर दूसरी बात है कि एक देश दूसरे देश के प्रति संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे भारत जैसे देश में गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, क्रेसेंट की और गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है। और इनके बीच में हमारा क्या है, भारत है। तो भारत के लिए तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई है कि ड्रग, नकली नोट, ये सब चीजें, हथियार वगैरह का प्रोत्साहन, जो भी चाहे जकीरा यहाँ से पहुंचा, चाहे चाहे अफीम पहुंचा दे तस्करी के लिए। ठीक है, एनजीओ को गलत रूप से धन दिया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। तो समरी करते हैं कि फंड का दुरुपयोग क्यों कर रहा है। देखो, नैतिक फंड को लेकर नैतिक मुद्दे क्या हैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संबंध में फंड को लेकर, फंडिंग से जुड़े। तो फंडिंग से जुड़े मुद्दे क्या है। पहला मुद्दा हमने बताया फंडिंग की मुद्दा कि अक्सर पहले ही हमने ये बात बता दिया था कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक जैसे संगठन है। तो पहले मुद्दा हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डब्ल्यू और आईएमएफ जैसी संस्थाएं शर्त के साथ क्या कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, या जिसकी मोनोपोली हो रही है। मोनोपोली किसकी है, यूएस की है इस पे। तो ये एक हो गया फंडिंग को लेकर। दूसरी बात है कि फंडिंग किया जा रहा है आतंकवाद को, आतंकवाद को फंडिंग किया जा रहा है अस्थिर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए भारत में दो चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट में देख लो और जम्मू कश्मीर में देख लो। ठीक है, फिर भारत में हो गया आतंकवाद को लेके, और यही फंडिंग, आतंकवाद को फंडिंग किया जा रहा है। और ये एफएटीएफ ने बहुत सारी बातें बोला है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एफएटीएफ जैसी संस्थाएं इस बात को ध्यान रखती है। तो भारत नॉर्थ ईस्ट की बात है, एक देश दूसरे को देश को, ये सब दो पॉइंट होंगे। एक देश दूसरे देश को क्या करना है, अस्थिर करने के लिए फंडिंग दे रही है आतंकवाद को। तीसरा क्या कर रहा है कि आपराधिक संगठन को प्रोत्साहन दे रही है, एक देश फंडिंग दे रही है आपराधिक संगठन को जैसे तस्करी बढ़ाना, ड्रग का तस्करी करना, व्यापार करना, मानव तस्करी करना, ये सारे आपराधिक संगठन को फैलावा दिया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे हथियार देना, नक्सलवादियों को हथियार कहाँ से मिलता है, तो आपराधिक संगठन को भी किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक आतंकवाद हो गया, आपराधिक संगठन का हो गया। नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल भी, जिन विकसित देशों के पास क्या होता है, फंड ज्यादा होता है, तो वो गरीब देशों में जाके या विकासशील देशों में क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। वो भी अनैतिक रूप से करते हैं क्लिनिकल, जैसे अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ये सब देशों में ज्यादा होता है क्लिनिकल ट्रायल। तो ये भी एक फंड का दुरुपयोग किया जाता है। तो इन सब बातों से हमें समझ में आना चाहिए। और हाँ, और तो भूल ही गया, जो हमारा अक्सर क्या होता है, एनजीओ वगैरह भी होता है। जैसे ग्रीन नामक की एनजीओ था, वो भारत में अनस्टेबिलिटी लाने के लिए धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने के लिए इनको फंड मिलता था बाहर से, जैसा आईबी ने बताया था। तो एनजीओ भी करती हैं। ठीक, तो ये बात हमने बता दिया। ठीक है, उग्रवादियों वगैरह का फंड मिलता है, तो ये भी बात हो गया, क्लिनिकल ट्रायल का हो गया, एनजीओ का हो गया, ड्रग का हो गया। और हमारा इधर आतंकवाद से लेके हो गया, ऋण की जाल वाली बात नहीं की, तो ये समझो ऋण की जाल जैसे श्रीलंका वाला, ये भी बात हो गया। और ऋण प्रदान करने वाली जो भी संस्थाएं होती हैं वो शर्त आरोपित करती हैं। तो ये फंड से लेके हमारा क्या है, कुछ चिंताएं हैं, मुद्दे हैं। अब देखो, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण, कि शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए। तो शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों में कमी होगी तभी तो सुदृढ़ीकरण करोगे। तो शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति लिख के हम बताएंगे, वर्तमान स्थिति लिख के अपना जो हम लोग ऐसे बनाते हैं वो बनाएंगे कि क्या है वर्तमान। तो लाल फीताशाही है, औपनिवेशिक मानसिकता है। ठीक है ना, लोक निधि का क्या है, लोक निधि का दुरुपयोग है, जनहित कार्यों के प्रति उदासीनता है, जनहित कार्यों के प्रति उदासीनता। ठीक है, और स्वार्थ सिद्धि की भावना है, ऐसे उत्तरदायित्व से पलायन है। ये वर्तमान स्थिति है। तो शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्य क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो हमें इनको क्या करना होगा, सुदृढ़ करना होगा।
तो हम पहले बोल वचन करेंगे कि कमी है इनमें बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हमने पहले भी बता रखा है, बताएंगे। ठीक है, बताने के बाद हम क्या करेंगे, इसके सुदृढ़ करने के 3 उपाय बताने चाहिए हमेशा। 3 क्या, 2 ही कर लो या जैसे भी हम ऐसा करते हैं। पहला संस्थागत उपाय होना चाहिए, नीति परक व्यवस्था को और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, वैधानिक उपाय करना चाहिए, विधि का शासन करना चाहिए, आचरण संहिता लगाना चाहिए, कोड ऑफ इथिक्स को लागू करना चाहिए, भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करना चाहिए, भ्रष्टाचार निवारक कानून इसको मजबूती लाना चाहिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीसी के माध्यम से, एसीबी के माध्यम से, लोकपाल और लोकायुक्त के माध्यम से, सिविल सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, वैधानिक उपायों के माध्यम से हमें नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए कि नागरिक प्रशासन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तो नैतिक परक शासन तभी हो सकता है नागरिक प्रशासन में भागीदारी। तो कैसे हो सकता है, तो आरटीआई होना चाहिए, पीआईएल जन याचिका दायर करना चाहिए, पंचायती राज संस्था को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को लागू करना चाहिए, अर्थात सीसी सिटीजन चार्टर को लागू करना चाहिए, सोशल ऑडिटिंग करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को सक्रिय रूप से भागीदार करना चाहिए, जन भागीदारी क्या बढ़ाना चाहिए। तो ये नागरिक प्रशासन भागीदारी भी बढ़ेगी तो नैतिकता शासन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नैतिकता को बढ़ाने के लिए शासन में 2 चीजें, वैधानिक उपाय मतलब संस्थागत, और नागरिक प्रशासन की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तकनीकी पक्ष का तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, तकनीकी पक्ष को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे चोरी हो रही तो सीसीटीवी लगाओ, जीपीएस लगाओ। अगर जैसे पीडीएस सिस्टम में क्या हो रहा है, पीडीएस सिस्टम में अनाज का इधर उधर गबन हो रहा है तो जीपीएस लगा दो परिवहन में, तो उसकी निगरानी होगी। ई गवर्नेंस लगा दो तो ई गवर्नेंस आ जाएगा, तो क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ जाएगा। डिजिटलीकरण कर दो, बायोमेट्रिक प्रणाली लगा दो, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा दो, क्योंकि बहुत सारे देखने को मिला है कि अगर हम सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी का कोई फायदा ज्यादा नहीं मिलता है, डीबीटी होगा तो सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। तो इससे बहुत सारे फायदा हम इकोनॉमी में बताएंगे। एक देश एक राशन कार्ड जैसी व्यवस्था करो। ठीक है, तो ये तकनीकी पक्ष हमेशा टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व करो। तो जब भी सुदृढ़ करना है किसको, शासन में नैतिकता को सुदृढ़ करना है, तो 3 स्थान पे करना चाहिए, संस्थागत रूप में। दूसरा हम क्या करेंगे, नागरिक समाज की भागीदारी करके। ठीक है, और तीसरा क्या, टेक्नोलॉजी को लाके। ठीक है ना, तो ये तीनों के बारे में हमने बता दिया। अब जरा सा देखो कि अब हमारा खत्म हो गया यहाँ पे बातें। ठीक है ना, इजी था। अब जरा सा रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे वाइंड अप कर लेंगे। इसी वीडियो में 6 टॉपिक पूरा तरह से वाइंड अप हो गया। तो पहली बात हम कर रहे थे क्या, कि इसका रिवीजन जो अभी पढ़े हैं इसको बाद में करते हैं, नहीं तो हो जाएगा, आप लोग थोड़ा भूल जाओ तब करते हैं। तो लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा के मूल्य जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन टॉपिक पे करेंगे। प्रशासन क्या है, तो प्रशासन एक प्रकार की गतिविधि है, और प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है, मतलब ही होता है लोगों की सेवा करना या देखभाल करना। तो प्रशासन एक प्रकार की गतिविधि है जिसमें लोगों की सेवा करना है, देखभाल से संबंधित होता है। इसमें संगठन भी इन्वॉल्व होता है और संगठन का प्रबंध भी किया जाता है। तो संगठन का निर्माण किया जाता है और प्रबंध किया जाता है। संगठन क्या होता है, तो ये संगठन हमेशा संरचनात्मक पहलू से जुड़ा होता है, और संगठन का हमेशा एक निश्चित उद्देश्य होता है। उस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। प्रबंधन क्या होता है, तो प्रबंधन हमेशा ध्यान रखना, मैनेजमेंट, ये क्या होता है, प्रक्रियात्मक पहलू से जुड़ा होता है और संगठन के संचालन से संबंधित होता है। तो संगठन होता है, जैसे हमने बताया था कि वुमेन संगठन है, महिला संगठन है। महिला संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये महिलाओं के बारे में काम करेगा। तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी कार्य होगा उसका संपादन, उसको कार्य का मतलब प्रकार्य करेगा कौन, महिला आयोग। जो भी फंक्शन करेगा उस महिलाओं को क्या करेगा, महिलाओं के जो भी मुद्दे हैं उसका प्रबंधन करेगा। ठीक है ना, तो प्रबंधन क्या है, हमेशा प्रक्रियात्मक पहलू है और संगठन के संचालन से संबंधित होता है। इसकी तुलना हम लोग फिजियोलॉजी से करते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम है पचाना। सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या है कि जो खाना हम लोग एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में, उसको सर्कुलेट करके सब कुछ सेलों तक पहुंचाना है। रिस्पायरेशन का अलग काम है। तो सब लोग ऐसे ही संगठन बहुत सारे होते हैं। जैसे एक
शरीर में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और उनका सबका काम अलग अलग होता है और वो अपने फंक्शन का क्या करते हैं, दायित्व के साथ निर्वहन करते हैं। वैसे ही हमारे प्रशासन में बहुत सारे संगठन होते हैं और वो अपने फंक्शन को दायित्वों के साथ क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। और जो फंक्शन निर्वहन करते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रबंधन होता है। तो ये बात हो गया। तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि कुछ लोगों की सेवा, तो कुछ लोगों की सेवा हमेशा निजी प्रशासन होता है, सभी लोगों की सेवा क्या होता है, सरकारी प्रशासन होता है। ये बात समझ में आना चाहिए। लोक प्रशासन का मतलब क्या, दो बातें समझ में आनी चाहिए। लोक प्रशासन का मतलब कि सरकार द्वारा, यहाँ लोक का मतलब जनता नहीं होता है, जनता नहीं होता है, यहाँ लोक का मतलब होता है सरकार। तो सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रशासन ही क्या है, लोक प्रशासन है। दूसरा ये कहोगे कि लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य से किया जाने वाला गतिविधि है। इसका डायमेंशन क्या है, व्यापक है, व्यापक है। और लोक प्रशासन वहां तक हो सकता है जहां तक सार्वजनिक हित इन्वॉल्व हो। जहां पे तक लोक प्रशासन का विस्तार इतना व्यापक है, जहां तक सार्वजनिक हित इन्वॉल्व हो वहां तक लोक प्रशासन का दायरा आ सकता है। इसका क्षेत्र क्या है, बृहद है, विस्तृत है। तो मूलतः एक सरकार के कार्य प्रकृति को लोक प्रशासन दिखाता है। तो ये बातें हो गई। फिर लोक सेवा की बात करें तो लोक सेवा का मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक सार्वजनिक उद्देश्य से किया गया सेवा सेवा ही क्या होता है, लोक सेवा होता है। सार्वजनिक उद्देश्य से इसमें दोनों होता है, इसमें सैनिक सेवा भी आता है और सिविल सेवा भी आता है, दोनों आता है पब्लिक सेवा में। लेकिन सिविल सेवा में कौन आता है, तो सिविल सेवा में ध्यान रखना, नागरिकों से संबंधित सेवाओं को क्या कहा जाता है, सिविल सेवा कहा जाता है। ठीक है, नागरिकों से संबंधित सेवाओं को क्या कहते हैं, सिविल सेवा कहा जाता है। इसमें ज्यादातर असैनिक अधिकारी होते हैं, मतलब इसमें सैनिक सेवा नहीं इन्वॉल्व होता है सिविल सेवा में। ठीक है, जबकि लोक सेवा में सैनिक सेवा और सिविल सेवा दोनों इन्वॉल्व होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो सिविल सेवा भी हमने बता दिया। अब जरा सा बात करें कि लोक प्रशासन में सिविल सेवा की मूल्य स्थिति क्या है। तो मूल्य स्थिति को हमने कहा था ना कि मूल्य स्थिति, सिविल सेवा में मूल्य की स्थिति कैसा है। तो भाई मूल्य ऐसे ही एक वर्ड में बोले तो बहुत खराब है। तो मूल्य की वर्तमान स्थिति सिविल सेवा में क्या है। तो हमने कहा कि अभिजातवाद को लेकर बढ़ावा दे रही है, अर्थात जो हमारे जमीनी स्तर पे हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है, उनके हित में काम नहीं हो रहा, अभिजात वर्ग को ही बढ़ावा देने के लिए। दूसरी बात है कि उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है। और तीसरी बात है कि जितने सिविल सेवा के फाउंडेशन बुनियादी मूल्य हैं उन सब झोला भर करके कमी है, झोला भर करके। और हमने याद दिलाया था कि नोलन कमेटी को याद करने के साथ है, ठीक है ना, सिविल सेवा के लिए 7 मूल्य बताएंगे। तो वो हमने कैसे याद किया था, सी आओ हॉले, मतलब डिस्टर्ब कर रहे होगे, बच्चा सो रहा है तो बोलेंगे ना, ठीक, सी आओ हॉले, ठीक है ना। सी से एस से क्या, सेल्फलेसनेस, आई फॉर इंटीग्रिटी, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ओ फॉर ओपनेस, एच ओ का मतलब ऑनेस्टी, एल ई का मतलब लीडरशिप। 7 ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर और हमारे इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, एक साथ देखो। तो इंटीग्रिटी दिया गया है, ठीक है, इम्पार्शियलिटी दिया गया है, मतलब निष्पक्षता, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता। फिर ऑब्जेक्टिविटी बात कहा गया है, ठीक है। हमारे यहाँ बात किया गया है ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता की बात है। गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप की बात किया है, ठीक है, गैर तरफदारी या न्यूट्रलिटी की बात की गई है। फिर हमारा क्या बात किया गया है, इम्पैथी की बात किया गया है। फिर हमारा कंपैशन की बात किया गया है। फिर हमारा टॉलरेंस की बात किया गया है। इन सब सिविल सेवाओं के मूल्यों के बारे में सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो इनकी कमी है, ये बात हो गया। मूल्य की वर्तमान स्थिति भी देख लिया। और क्या है, सिविल सेवाओं में समस्याएं बोल दिया है। तो समस्याएं झोला भर भर के हैं, समस्याएं लिख दो। समस्याएं में क्या है, तो सिविल सेवा की समस्याएं ऐसा है कि हमने पहले भी बोला है कि भ्रष्टाचार, 2 चीजें हमेशा याद रखना कि कोड से जुड़े हुए, कोड ऑफ से एथिक्स से जुड़ा हुआ
इथिक्स आज तक बना ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है तो इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, वचनबद्धता नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, तो ये हमेशा प्राइवेट के लिए भी होगा, सरकारी के लिए भी होगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार भी सबके लिए होगा, सरकारी के लिए भी प्राइवेट के लिए होगा। तीसरी बात है उचित कार्य संस्कृति की बात करें तो सबसे ज्यादा खराब कार्य संस्कृति किसमें मिलती है? सबसे ज्यादा खराब संस्कृति मिलती है आपके सरकारी संस्थाओं में या सिविल सेवाओं में। हम कहें कि कोई मानदंड सेवाओं के लिए नैतिक मानदंड नहीं निर्धारित है कि कैसा देना है, उसका स्वरूप नहीं निर्धारित है, स्वरूप का विकास नहीं किया गया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सिटीजन चार्टर में, तो वो नहीं हुआ है, या सेवोत्तम मॉडल जैसी बातें नहीं हुई हैं। फिर हम कहेंगे कि समस्याएं क्या है, तो गठजोड़ है, गठजोड़ है, और गठजोड़ हमेशा क्या, एन बोरा की रिपोर्ट बताता है। फिर देखो आपका संथानम कमेटी का याद रखना है, संथानम कमेटी ने भी बताया था, संथानम कमेटी ने ये बताया था कि सिविल सेवा के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया अच्छी नहीं है, और प्रशिक्षण भी अधिक नहीं है, अच्छी नहीं है, प्रशिक्षण भी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए संथानम कमेटी ने सिफारिश किया था, लेकिन संथानम कमेटी ने ये उजागर किया था। फिर कहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं, जैसे एक धर्मवीर आयोग बना था, धर्मवीर आयोग प्रकाश सिंह केस में, टीएस सुब्रमण्यम के केस में ये बोला गया था कि सिविल सेवाओं के लिए सुधार के लिए इसमें सिफारिश दिया गया था, दिशा निर्देश दिया गया, वो हुआ ही नहीं आज तक। फिर समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि संसद ही सुधार कर सकती है, और संसद क्या है, सुधारों के प्रति हमेशा निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय है तो भाई तो कैसे हो सकता है, ये भी बात तो समझो। फिर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेहिता की, मतलब जवाबदेहिता की बहुत कमी है, पारदर्शिता, तो जवाबदेहिता और पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है इन लोग में, ठीक है। फिर हम देखें तो लाल फीताशाही या इनकी मनोवृत्ति कैसी है, वही ब्रिटिश कालीन मनोवृत्ति है। फिर क्या है, हम ये भी समस्या है कि विदेशी ब्रिटिश कालीन कानून अभी भी उपस्थित है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो पुलिस एक्ट 1861 उस समय का ही चला आ रहा है, तो इसमें भी बदलना चाहिए। तो ये समस्याएं हैं, पूरी समस्याओं को एक जगह देख लिया तो इसका निदान भी कर सकते हैं। अब जरा सा देखते हैं कि देखो सिविल सेवा में मूल्य की स्थिति हमने बता दिया, ठीक है। और क्या कमी हो सकती है समस्याओं में, दो समस्या, एक तो मूल्य का संकट बता सकते हो, मूल्य का संकट झोला भर भर के बता सकते हो। दूसरा क्या है, नवाचार की कमी होती है, ब्रिटिश मानसिकता वही चला आ रहा है, नवाचार की कमी, रूढ़िवादिता है उन लोग के अंदर। तीसरा बता सकते हो उचित उचित कार्य संस्कृति का अभाव। ये तीन बातों पे झोला भर भर के लिख सकते हो, और भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन देखो सिविल नैतिक संहिता का अभाव, आचरण का, भ्रष्टाचार अभी भी है, एम के बोरा का गठजोड़, पारदर्शिता जवाबदेहिता की कमी, ब्रिटिश कालीन कानून है, प्रशासनिक सुधारों में अपेक्षा अभाव है, ठीक है ना। जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रकाश सिंह के केस में, टीएस सुब्रमण्यम के केस में, सिविल सेवा में भर्ती प्रणाली और प्रशिक्षण में दोष है, जैसे संथानम कमेटी ने बताया था, और सुधार के प्रति संसद की सक्रिय भूमिका का अभाव है। तो लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जैसे ब्रिटेन में कौटिल्य को अपनाया जा रहा है, हम लोग कौटिल्य को छोड़ रहे हैं, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इन सारी बातों से समस्याएं हैं, ये कोई बात नहीं है, डीकेडी करके ही सोच के 5 मिनट सोचना, ये सारी समस्या आपको समझ में। और समस्या जब बताओगे तो सुझाव जरूर बताओगे, तो क्या करोगे भाई, अभाव है तो इसको लाओ, विकसित करो। अगर आचरण संहिता का पालन क्या करो, कठोरता पर करवाओ, प्रतिबद्ध बनाओ, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, एम के बोरा वाले कमेटी गठजोड़ तोड़ने की बात कहो, नैतिक रूप से जागृत करो अधिकारियों को, पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाने के लिए करो, काम करो, जैसे आरटीआई है पारदर्शिता बढ़ा सकता है, सिटीजन चार्टर है, ठीक है, जवाबदेही बढ़ा सकता है, ठीक। ब्रिटिश कालीन कानून की उपस्थिति है, उसमें क्या करो, सुधार करो, अमेंडमेंट करो या समाप्त कर दो, जैसे 1861 का पुलिस एक्ट है। प्रशासनिक सुधार की अपेक्षा अनुसार करना चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सिविल सेवा की भर्ती प्रणाली और प्रशिक्षण में दोष है, जैसे संथानम कमेटी ने बोला था, संथानम कमेटी की सिफारिश को लागू करना चाहिए, सुझाव में हो जाए। संसद की सक्रिय भूमिका तभी निकाल सकती है जब संसद में खुद न खुद क्या हो,
सुधार किया जाए। तो संसद में सुधार आरपीए एक्ट में किया जाए। इस आरपीए एक्ट का बहुत मिसयूज होता है। दूसरा क्या कि संसद में सिविल सोसाइटी की भागीदारी भी बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो चुनाव सुधार किया जाए संसद में। तो संसद के लिए पहले ये संसद को सुधारो, तो वो अपने आप हो जाएगा। फिर विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने का अवसर है, कम करो, नियम को व्याख्यात करो। अगर कानून है तो उसको अच्छे से व्याख्यात करो, व्याख्या करो कि कहीं विवेका शक्ति का दुरुपयोग न करें। अगर विवेका शक्ति कहीं यूज करना होगा तो उनको जागृत करो कि अंतरात्मा से करें। ठीक है ना, तो ये समाधान हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमने बात की थी, ये समाधान भी हो गया, सुझाव या समाधान भी हो गया। अब जरा से देखो सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं क्या है। सरकारी संस्था में नैतिक चिंता और दुविधा दो बात बोल रहे हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं ना, जो समस्याएं क्या हो, जो समस्याएं नैतिक रूप से हो वही हमारी क्या है, चिंताएं हो जाती हैं जनरल। जैसे एग्जाम्पल है दहेज हो गया, ठीक है, महिलाओं के प्रति हिंसा हो गया, ठीक है, बाल श्रम हो गया, बाल अपराध हो गया, ठीक है, मीडिया की अश्लीलता हो गया, मीडिया की अश्लीलता हो गया। इन सब क्या है, ये समस्याएं भी हैं और नैतिक रूप से जुड़ी हैं, तो ये नैतिक चिंताएं हो जाएंगी। तो चिंताएं क्या है, तो जो भी हमारी बात है, अगर संस्थाओं में देखें तो संस्थाओं की प्रकृति में ही हमारी चिंताएं हैं कि सरकारी संस्थाओं में नैतिकता कैसे बढ़ाया जाए। तो एक चिंता तो यही होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि सरकारी संस्थाओं में क्या काम करेगा, सिविल सेवक काम करेगा, तो उनके अंदर कैसे नैतिकता बढ़ाया जाए। तो दो बातें यही हो गई। तीसरी बात है कि सिविल सेवा को, सिविल सेवक जो हैं उनको नैतिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, ये भी एक चिंता है। तो ये चिंता हो गया। और जनरल हमारी चिंताएं क्या होंगी, तो जनरल चिंताएं हमारी किसकी बात हो रही है भाई, सरकारी संस्थाओं की बात हो रही है। तो हमने कहा कि जनरल चिंताएं कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट से तो होगा ही, ठीक है, चिंताएं होंगी। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार को लेके होगा ही, भ्रष्टाचार में संस्थाएं लिप्त होती हैं। फिर तीसरी बात है कि विसिल ब्लोइंग वाले, विसिल ब्लोअर होते हैं, वो आए दिन अगर कोई उजागर कर दे तो उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो विसिल ब्लोअर का क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए। तो विसिल ब्लोअर के संरक्षण से संबंधित चिंताएं हैं। ठीक है, नैतिक मानदंडों, मानक और स्वरूप का जो बताए थे वो है। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना कैसा है वो भी है। प्रशासनिक चुनौतियां हैं, जैसे कि चुनौतियां क्या है कि बहुत सारे विभाग में अपना सामंजस्य नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता। जैसे एग्जांपल पिछले बार बताया था कि ये रोड बना रहा है पीडब्ल्यूडी और आईटी वालों को मालूम नहीं, विभाग को, ये अभी अभी रोड बनाया, खोद के आईटी वाले तार बिछाने लगे। ठीक है ना, तो सामंजस्य नहीं है एक दूसरे को। फिर हमने कहा कि परिवर्तन, संस्थाएं परिवर्तन नहीं चाहती हैं, परिवर्तन नहीं चाहती हैं। अभी वर्तमान स्वरूप में टेक्नोलॉजी वगैरह इतने विकसित हो गए, वो नहीं चाहते हैं, वही पुराने मानसिकता से ही चली आ रही हैं। ठीक है ना, और कार्य संस्कृति इनकी क्या है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनकी कार्य संस्कृति खराब है। ठीक है, प्रशासनिक है, सीमा है, जैसे कि विलंब करना, किसी फाइल को विलंब करना, लाल फीता शाही दिखाना, ये समस्याएं हैं। और उसी समस्याओं पे हमने झोला भर भर के क्या करना है, समाधान देना है। ठीक है, डायलेमा का हमने कहा कि डायलेमा हमेशा क्या होता है कि हमें ऑप्शन चूज करना हो, दो बराबर में से एक को चुनना हो। जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि एक जोड़ी जूता खरीदना जा रहे हो और वहां पे दो जोड़ी जूता आपको पसंद आ गया, डिजाइन पसंद आ गया, अब उन दोनों में से एक को ऑप्ट करना मतलब आपका दुविधा है। फिर तो ये नैतिक बात से जुड़ा नहीं है। जैसे कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और ससुर को कराना है, आपको एक ही को करा सकते हो, तो फिर इसमें से किसको प्रायोरिटी दें, ये आपके लिए दुविधा है, नैतिक दुविधा है। फिर देश हित को ध्यान रखें कि अपने माता पिता के हित को ध्यान रखें, ये भी नैतिक दुविधा है। तो डायलेमा हमेशा क्या होता है, क्लोज ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना ही होता है। तो सरकारी संस्थाओं में दुविधा के उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो पहले तो बता दोगे कि क्लोज ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना ही दुविधा होता है, एग्जांपल्स के साथ बता दोगे। और उत्पन्न होने के कारण बताओगे, उत्पन्न होने के कारण। ऐसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले परिभाषा दे दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे। उत्पन्न होने के कारण सरकारी संस्था में क्या है, तो कानून, कोड ऑफ एथिक, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, नियम इत्यादि का अस्पष्टता, अस्पष्टता, अस्पष्ट जहां नहीं होगा वहां दुविधा क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो कारण भी हमने बता दिया, वहां में छोटे से बात में हो गया। तो जब भी दुविधा की बात करोगे तो डिफिनेशन दोगे, या चिंताएं पूछेगा तो डिफिनेशन दोगे और उत्पन्न होने के कारण बताओगे। ठीक है ना, और
फिर आप बताओगे कि क्या क्या दुविधाएं हैं। तो नैतिक दुविधाओं में विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है उसका चयन करने की दुविधा हो तो नैतिक दुविधा बोला जाता है। नैतिक विषय में से दो विकल्प में से या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक को चयन करने का हमारा नैतिक दुविधा बताता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। अब जैसे कि सरकारी संस्था में क्या है, तो आचरण में कभी उपहार को नहीं बताया गया कि उपहार लेना है कि नहीं लेना है, लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो किस सीमा तक लेना है ये भी बात नहीं किया गया, तो उपहार से हो गया। दूसरी बात है कि हमारे वातावरण से संगत ना हो, वातावरण से संगत ना हो, जैसे कि हम ईमानदार हैं और हमारे सब लोग कलीग क्या है, करप्ट हैं, तो हम उसमें दुविधा है कि हम अधिकारी को कहें कि ना कहें, क्योंकि अधिकारी भी खुद भी शामिल है। तो वातावरण से असंगतता दुविधा क्रिएट करता है। तीसरा क्या है दुविधा क्रिएट करता है कि बहुत तरह के दबाव आते हैं, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, हित समूह दबाव, ठीक है, मीडिया का दबाव, दबाव आते हैं, तो दबाव का सामना कैसे करें ये भी दुविधा है। ठीक है ना। चौथा हमारा क्या है कि हमारा व्यक्तिगत मूल्य होता है और एक संस्था का भी मूल्य होता है, जिस संस्था में काम करते हैं वो संस्थागत मूल्य भी होता है। तो संस्था के मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य जब किसी सामाजिक या सरकारी नीतियों की व्याख्या करना हो, तो इन नीतियों में की व्याख्या करने में हम अपने व्यक्तिगत मूल्य को और संस्थागत मूल्य को दोनों में से किसको कब वरीयता दें, ये बात को लेके हमेशा दुविधा होती है। पांचवा हम कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि क्या हो गया, उपहार हो गया, वातावरण हो गया, दबाव हो गया, और आपका व्यक्तिगत और संस्थागत मूल्य हो गया। फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये तो हम लोग बता ही दिए, ठीक। तो एक और छूट रहा है, हाँ, कि जो सिविल सेवक हैं वो नैतिकता के मानक पालन केवल कार्यालय अवधि तक ही करें कि बाहर भी, उससे बाहर भी करें, ये भी एक दुविधा रहता है। तो 5 दुविधा है कि नैतिक मानकों का पालन, नैतिक मानकों का पालन, तो ये हमारा दुविधा है। कापम ने भी बताया था कि कुछ, कापम ने सीधे सीधे निकाला था, कापम क्या, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन पे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने सिविल सेवक के समक्ष कुछ दुविधाएं बताया था। तो वो कहा था कि प्रशासनिक विवेक से जुड़ी दुविधाएं हो सकती है, भ्रष्टाचार से जुड़ी, भाई भतीजावाद से जुड़ी, प्रशासनिक गोपनीयता से जुड़ी, सूचनाओं का लीक होना, लोक जवाबदेही नीति संबंधी दुविधाएं, ये इस तरह की दुविधाएं हो सकती हैं। तो कॉपम को लिख के गिना देना कि कॉपम ने भी ऐसा बोला है, जितना याद आ जाए, और 5 उधर गिनाए ही हैं हमने, डिटेल में लिख बताया है। ठीक है, सुझाव क्या करेंगे, तो सुझाव वही है फिर कहना, नैतिक संहिता आचरण संहिता को क्या करना होगा, अनुपालन करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग रोकना होगा, हस्तक्षेप रोकना होगा। ठीक है, कार्य के जो अस्पष्ट मानक और नैतिक मानक क्या होगा, विकास करना होगा। भर्ती और प्रशिक्षण में अपेक्षित परिवर्तन करना होगा, जैसे संस्थानम ने बोला था। सिविल सेवक की जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित होना, कार्य संस्कृति में परिवर्तन करना होगा। तो ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कैथरीन डी डेनहार्ट का नाम जरूर यूज करना, जब भी मौका मिल जा रहा है तो किस में यूज करना है, तो सरकारी में नैतिक चिंता और दुविधाओं का, या किसी प्रकार के सरकारी बोले या प्राइवेट में की चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, तो उनमें कैथरीन जी डेनहार्ट की वक्तव्य को क्या कर देना, चपका देना सीधे सीधे। कि पहली बात है कि अगर प्राइवेट में देखें तो जो प्राइवेट वाले हैं उनको नैतिक होना ही पड़ेगा, सरकारी में देखें तो प्रशासक हैं उनको नैतिक होना होगा, और नैतिक होने के लिए उनको इन स्वतंत्र रूप से इन प्रक्रियाओं में शामिल होना पड़ेगा। अर्थात कि हम पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को अपनाना, अर्थात टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ चलना। ठीक है ना। निर्णय में हमारे क्या हो, जवाबदेही वहन हो, हम कोई निर्णय दें तो हमेशा तैयार रहें कि हम उसके लिए जवाबदेह हैं, तो वो हमेशा वहन करने के लिए, हमेशा जवाबदेही के लिए तैयार रहें। ठीक है। तीसरा क्या है कि सामाजिक संगठनात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता होना, जो समाज के लक्ष्य हैं, संगठन के लक्ष्य हैं, उसके प्रति आप क्या हो, प्रतिबद्ध हो, और जिस परिप्रेक्ष्य में आपने निर्णय लिया है
उसका परीक्षण करना है। मान लो कि आपने क्या किया कि गरीबों के कल्याण के लिए निर्णय लिया, तो गरीबों का कल्याण हो रहा है कि नहीं उसका परीक्षण करना चाहिए, तभी आप नैतिक हो सकते हो और आपके निर्णय लेने का औचित्य सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर निजी संस्थाओं में नैतिक दुविधाएं, चिंताएं और दुविधाएं की बात कर रहे हैं। तो चिंताएं और दुविधाएं वैसे ही होती हैं, लेकिन देखो चार बातें तो वही होंगी। नैतिक संहिता का विकास और अनुपालन, आचरण संहिता का विकास अनुपालन, कार्य के नैतिक मानक और स्वरूप का विकास करना, जो कि सरकारी में भी नहीं होता, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना, ये बातें तो हमेशा सरकार की तरह, तो चार बातें तो वही होंगी। ठीक है ना, चिंता की बात हो रही है। अब जरा सा इनकी प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ क्या होता है, डायरेक्टर होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो, जवाबदेह हो, पारदर्शी हो और गोपनीयता बनाए रखे, ये सब होना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करो कि वो जवाबदेह हो, पारदर्शी हो और गोपनीयता बनाए रखे। दूसरी बात है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां वो कारपोरेट गवर्नेंस का क्या करें, सुनिश्चित करें। अगर नहीं करते हैं तो चिंताएं होंगी। जितने स्टेक होल्डर हैं किसमें, कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, उनकी उत्तरदायित्व को निभाना चिंता है। शेयर होल्डर के साथ समता का पालन करना चिंता है, समता से पालन करती ही नहीं है। और आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहारों में नैतिकता का पालन करना, आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहारों में नैतिकता का पालन करना भी एक चिंता है। श्रम कानून का पालन नहीं करती हैं, पर्यावरण कानून का पालन नहीं करती हैं, तो इनका पालन कराना भी एक चिंता है। तो समाधान क्या, जो हमने चिंताएं बताई हैं उन्हीं चिंताओं को समाधान दे देना है। और एक साथ हम समाधान दे दे रहे हैं यहाँ पे। दुविधा, चिंताएं और दुविधाएं एक साथ पूछ ले तो दुविधा क्या है, तो वहां पे भी दुविधा वही था, क्या, उपहार को लेके। यहाँ भी उपहार, तो लेकिन प्राइवेट में उपहार संस्कृति चलती है, लेकिन उपहार संस्कृति की सीमा क्या ऐसा रखा जाए कि हम कार्य संस्कृति पे प्रभाव ना पड़े, तो वो सीमा कितना रखा जाए, इस बात को दुविधा है। दूसरी बात है कि जॉब सुरक्षा प्राइवेट में तो होता नहीं है। ठीक है, और कोई वरिष्ठ अधिकारी क्या कर दे, आपको आदेश दे दे, जैसे कि पिछले वाले में हमने केमिकल कंपनी की आपको बताया कि केमिकल कंपनी है, अधिकारी क्या कर रहा है, उस आधार पे केस स्टडी भी बना सकते हो। ठीक है, आपके नैतिक मानदंड के खिलाफ वो क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो हम उसके आदेश का पालन करें कि जॉब छोड़ दें। आदेश का पालन करना होगा या जॉब छोड़ना होगा, दो ही बात होगी, तो यहाँ पे दुविधा क्रिएट होगा। फिर देखो कि हमारा वातावरण से असंगत हो तो क्या करें, जैसा कि सरकारी में हो रहा था। फिर वैसे ही दबाव यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन दबाव की प्रकृति अलग होती है। यहाँ पे राजनीतिक दबाव होता है, प्रशासन दबाव होता है, तो उनकी सामना कैसे करें। और सरकार के हित और साथ ही साथ अपना हित भी बढ़ाना है, दोनों को वृद्धि कैसे किया जाए, ये भी चिंता है। तो सुझाव कैसे देंगे इनमें, तो कारपोरेट गवर्नेंस लागू किया जाए, नैतिक कोड ऑफ एथिक और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों न हो, कार्य के नैतिक मानदंड और विकास का पालन किया जाए, आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार में नैतिकता लाया जाए, पारदर्शिता को किया जाए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करे एक कंपनी दूसरे से, भ्रष्टाचार को पहचाने और उसका निराकरण करें। फिर देश के जितने कानून हैं, चाहे श्रम कानून हो चाहे पर्यावरण कानून, उनके पालन करें। ठीक है, उनका पालन करें, तो ये हम बता सकते हैं। अब देखो, विधि कानून नैतिकता के मार्गदर्शन के स्रोत हैं, नियम, विनियम और अंतरात्मा। अब हम लोग हर एक चीज पढ़ चुके हैं कि नैतिकता के मार्गदर्शन मतलब निर्धारक, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत है मतलब निर्धारक है। तो विधि निर्धारक है कि नहीं वो लिख सकते हो, नियम है कि नहीं, विनियम है कि नहीं, अंतरात्मा है कि नहीं, ये बातें हम लोग पहले में ही कर चुके हैं। लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग मिलेगा। विधि बाध्यकारी मान्यताओं का समूह होता है, बाध्यकारी, अगर उल्लंघन करोगे तो दंड होगा। तो वही चीजें होंगी कि अगर विधि के अनुरूप कार्य करते हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अब जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हो कि विधि के रूप में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट 1978 यूएस में लाया गया, और यूएस में लाया गया तो इस एक्ट के तहत एथिक्स को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट बॉडी होती है उनमें क्या किया जाता है, या सर्वेंट होते हैं उनमें प्रोत्साहन किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई डायरेक्ट है नहीं, कोई एक्ट नहीं है उसमें। लोकपाल, लोकायुक्त, मानव अधिकार संरक्षण, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है ना, सीबीसी एक्ट शामिल होता है, सीबीआई एक्ट के माध्यम से मालूम बना है, तो दोनों एक्ट से होते हैं। लेकिन परोक्ष रूप से होता है तो उतना प्रभावी नहीं है, ये बात आपको बताना है कि इतनी प्रभावी नहीं है। और निर्धारक वाली बात करना है। नियम की बात करें तो नियम क्या होता है, एक विधि की व्याख्या करने के लिए नियम बनाया जाता है। तो अगर इस नियम का उल्लंघन करते हो तो विधि का उल्लंघन करते हो, आपको क्या होगा, दंड मिलेगा। लेकिन एक होता है कि नियम विधि की व्याख्या करने के लिए ना बनाया जाए, ठीक है ना,
वो वो क्या है, जो विधि की व्याख्या न करें वैसे नियम बनाएं तो दो प्रभाव रखते हैं। एक विधि के उल्लंघन का प्रभाव रखता है और दूसरा क्या, अनुशासन का प्रभाव रखता है। तो इसका एग्जांपल दें तो विधि के उल्लंघन में दंड दिया जाएगा, अनुशासन का प्रभाव या अनुशासन भंग होने का प्रभाव रखता है, मतलब कि उसको दोबारा मौका दिया जाएगा कि तुम अनुशासित रहो। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे ब्रिटिश आचरण संहिता है, वो अगर आप उसको उल्लंघन करते हो नियम का तो विधि का उल्लंघन माना जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन भारत का आचरण कोड ऑफ कंडक्ट, रूल ऑफ कंडक्ट है, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, तो वो अनुशासन भंग का होगा, उसमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा लेकिन अनुशासन भंग का कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एग्जाम्पल नियम वाला भी दे सकते हैं। अब बाकी नियम कैसे करता है वो तो हम लोग वहां पे बोल बच्चन कर ही लेंगे। रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन क्या होता है, ये विधि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद विनियम होता है, उसके बाद नियम होता है। तो विनियम हमेशा नियंत्रण और संचालन दोनों करता है, नियंत्रण भी करता है और संचालन करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशन कंडक्ट एटिकेट एथिक्स रेगुलेशन 2002, ये डॉक्टरों के व्यवहार और नैतिकता और व्यवसायिक आचरण को क्या करता है, विनियमित करता है। वैसे ट्राई है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सेबी है, रेरा है, इन सब क्या है, रेगुलेशन बॉडी है और अपने अपने फील्ड का क्या करती हैं, नियंत्रण भी करती हैं और संचालन करती हैं। ठीक है ना, तो ये बातें समझ में आना चाहिए। अंतरात्मा क्या है, तो कांट ने आंतरिक न्यायाधीश बोला है, ये अंतरात्मा अंतर मन की आवाज है, हृदय की बुद्धि है। ठीक है, ये नैतिक बुद्धि का प्रतीक है या ईश्वरीय समादेश है या ईश्वरीय बुद्धि है। ठीक है ना, और ये जागृत अवस्था में संवेदन मनुष्य को क्या बनाती है, संवेदनशील मनुष्य बनाती है। तो ये अंतरात्मा होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना कि जो सिविल सेवक है ना, वो विवेकाधीन शक्तियों को प्रयोग में अंतरात्मा का प्रयोग करना चाहिए, उचित अनुचित का, लेकिन वो करने से पहले वो वहां पे बुद्धि ला देते हैं, अंतरात्मा की नहीं बुद्धि की सुनने लगते हैं और बुद्धि हो जाती है डोमिनेंट। और बुद्धि जहां भी होगा तो वो संकट उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, असंकट होगा और अंतरात्मा उसकी जागृत नहीं होगा। हमेशा बुद्धि से अंतरात्मा को क्या कर दोगे, दबा दोगे, तो अंतरात्मा क्या होगा, जागृत रूप से नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर कभी अंतरात्मा से काम करे तो वो सही काम नहीं करेगा। तो अंतरात्मा की भी बात हो चुकी है। अब जवाबदेही और नीति परक शासन की खत्म करेंगे सिर्फ एक ही फोल्डर में। देखो, एक हम कहेंगे जवाबदेही, जवाबदेही होगा तो नैतिकता का शासन में नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर स्तर। ठीक है ना, अब देखो, जवाबदेही अगर अच्छा होगा तो शासन में नैतिकता का स्तर भी अच्छा होगा, जवाबदेही कम होगा तो शासन में नैतिकता का स्तर भी कम होगा। दो बातें हो गई। अब जरा सा एक बात यहां से लेकर, शासन में नैतिकता का स्तर अच्छा होगा तो जवाबदेही अच्छा होगा, शासन में नैतिकता का स्तर कम होगा तो जवाबदेही क्या होगा, कम होगा। ये बातें दो बातें इधर उधर से, तो 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब जरा सा एक बात और जोड़ लो कि बाह्य कारक, बाह्य या बाह्य बल, अगर जवाबदेही अच्छा होगा तो बाह्य बल क्या होगा, कम होगा। शासन में नैतिक, अब 2 पॉइंट इससे बनाओ, 2 पॉइंट इससे बनाओ, तो हो गया क्या, टोटल हमारे पास 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, कि जवाबदेही अच्छा होगा तो बाह्य बल कम चाहिए, जैसे सीबीएसई, ईडी, सीबीआई, इन कम जरूरत होगा। शासन का नैतिकता स्तर होगा, अच्छा होगा तो बाह्य बल की कम जरूरत पड़ेगा। ये बातें होंगे 8 पॉइंट यहां से। अब जरा सा एक और पॉइंट लेते हैं बस, कि हमारा जवाबदेही 2 तरीके से हो सकता है, जवाबदेही 2 तरीके से हो सकता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है ना, बाह्य रूप से जवाबदेही नहीं, आंतरिक रूप से अगर आप नैतिक हो, अगर नैतिक हो तो अपने आंतरिक रूप से जो जवाबदेही होगा ना, वो बाह्य को भी नियंत्रण, सबसे ज्यादा जरूरत आंतरिक जवाबदेही का, बाह्य तो अपने आप हो जाएगा। इसमें प्रबल क्या होना चाहिए, अगर आंतरिक है तो बाह्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक ना, पहली बात तो ये होगी आंतरिक जवाबदेही बाह्य। तो इसके लिए देखें तो सबसे ज्यादा मैक्स वेबर था, उसने बोला था कि किसी भी अधिकारी के अंदर आंतरिक जवाबदेही होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आंतरिक जवाबदेही को कौन बोला था, मैक्स वेबर ने बोला था। और वैसे ही रोजन ब्लूम और
क्रॉकवुक ने भी बोला था कि नैतिकता को स्वयं की जवाबदेही के रूप में माना जा सकता है अथवा लोक सेवक को आचरण पर एक आंतरिक नियंत्रण माना जा सकता है, आंतरिक जवाबदेही। ठीक है ना। तो इसने भी रोजन ब्लूम और क्रॉकवुक ने भी बोला था, और इसका समर्थन कौन किया था? तो मैक्स वेबर भी किया था। तो ये बातें जवाबदेही और नैतिकता शासन खत्म हो गया। इसी बात पे हम लिख देंगे, बोल वचन कर देंगे, हो जाएगा। और द्वितीय सेकंड एआरसी ने सुधार की बात की है, बताया कि भारत में नैतिकता की शासन बहुत खराब है। नैतिक शासन का स्तर क्या है? खराब है। शासन का स्तर खराब है मतलब कि जो हमने सरकारी पहले जो भी समस्याएं बताई हैं वो सब समस्याएं आज भी विद्यमान है। तो इसके लिए सुधार के लिए सेकेंड एआरसी ने क्या बताया, कुछ बातें बोली हैं। सेकेंड एआरसी की कुछ बातें हम लोग लास्ट में देख लेंगे पूरा खत्म करने के बाद। ठीक है, ये आपको हम मटेरियल भेज दें। अब नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या? पहली बात तो हमने बताया था कि 1991 के पहले यही तीन थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। मतलब तीन थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन 1991 के बाद ये तीन तो ऐसे ही रहे। ठीक है, उसके बाद तीन क्या रहे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। उसके बाद यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेट और अन्य लोग भी आ गया। ये स्थिति हो गई। ठीक है ना। तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज्यादा डोमिनेट भी, मतलब एक तरह से अवधारणा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत चर्चा में होने लगी है। तो पहली बात समझें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। तो बड़े सिंपल है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के द्वारा अपनी गतिविधियों को, बैटरी डिस्चार्ज होने लगा था, हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में के द्वारा अपनी गतिविधियों को किसी सिद्धांत, मानक, नियम और नैतिक नियमों के आधार पर क्या करना? संचालित करना। तो भाई कॉर्पोरेट क्षेत्र ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा। तो उन गतिविधियों को किसके द्वारा, किसी सिद्धांत, मानक और नियमों के द्वारा अगर संचालित करता है, किया जाता है, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। ये सिंपल सा परिभाषा है, इसे याद रखना हमेशा। ठीक है ना। और कॉर्पोरेट क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार से संबंधित ये गवर्नेंस होता है जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमिकाओं के शामिल करने लगी है। तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी भूमिकाओं को भी शामिल करने लगी है, के नहीं को भी। ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें तो कॉर्पोरेट शासन अच्छे शासन का पूरक और संगामी बन चुका है। कॉर्पोरेट शासन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। क्या? तो कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा निश्चित नियमों और सिद्धांतों और मानकों का विकास और उनका उचित पालन किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, निदेशक मंडल की भूमिका में अपेक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो कॉर्पोरेट जगत में जो भी हमने प्राइवेट में बताया था समस्याएं, चिंताएं, वही चिंताओं को देखो तो समझ में आ जाएगा। जब चिंताएं होंगे तो देखो कॉर्पोरेट क्षेत्र का सिद्धांत, ये मानक और बनाना और उसका पालन करना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अक्सर होता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है, तो उनकी जब पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना गवर्नेंस का काम हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शेयर होल्डर के साथ समता का सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, अतः समता के सिद्धांत का पालन करवाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम हो जाएगा। स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके हितों को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो हितों को सुनिश्चित करना क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम हो जाएगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अनुसरण करें ऐसा हो तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा। तो कॉर्पोरेट नैतिकता का प्रोत्साहन देना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना काम है। ये विशेषताएं हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विशेषताएं भी पूछे तो यही बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा से देखो कि भारत में कॉर्पोरेट शासन की बात करें तो क्या है, भारत में कैसी स्थिति है। तो भारत में कॉर्पोरेट शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित कदम उठाया गया। क्या? पहला सेबी का गठन किया गया। सेबी का गठन जो कॉर्पोरेट क्षेत्र की विनियामक की भांति कार्य करता है, सेबी विनियामक की भांति करता है। वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक बॉडी भी हैं, जैसे रेरा है, ट्राई है, इरडा है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निर्मित किया गया है। वैसे ही भारत ने कंपनी एक्ट 2013 लाया है और इसके अधीन कुछ क्या किया गया है? प्रावधान किए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। क्या किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिंग आधारित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये बोला गया है कि एक महिला होनी चाहिए। दूसरा क्या किया गया है कंपनी एक्ट 2013 में कि कॉर्पोरेट फ्रॉड जो होते हैं उनको रोकने के लिए एक SPFO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेट ऑफिस का गठन किया गया है। और इनको शक्ति कैसे दी गई है? पुलिस की भांति दी गई है। और ये विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाने का अधिकार भी
पीएफओ को दिया गया है। तीसरा क्या है, कंपनी एक्ट 2013 में ही सीएसआर की बात कहा गया है। सीएसआर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संकल्पना शामिल किया गया। कौन से कंपनी अधिनियम 2013 में ही सीएसआर की बात आई है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग क्या करें, बाल कल्याण, शिक्षा, महिला कल्याण इत्यादि पे खर्च करें। तो 2013 आप जरा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने बोला। तो हमने बोला कि बोर्ड ऑफ 2000 कंपनी एक्ट 2013 की बात क्या बोला गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक फीमेल होना चाहिए न्याय के लिए। दूसरी बात है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेट एसपीएफओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेट ऑफिस का गठन किया गया है। और सीएसआर की बात कहा गया है। तीन बातें इसमें कंपनी एक्ट में बोला गया। और क्या है, तो सेबी नियंत्रण करता है कॉर्पोरेट जगत को। और भी बहुत सारे विभिन्न रेगुलेटरी बॉडी हैं, जैसे ट्राई है, ट्राई नियंत्रण करता है, रेरा करता है, वैसे ही इरिडा करता है, ठीक है ना। तो इस तरह की संस्थाएं हैं वो नियंत्रित करते हैं। फिर हमने कहा कि सीआईसी जो कमीशन ऑफ कंपटीशन, जो भी क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए, ठीक है। तो इन बातों का हो गया। अब जरा सीएसआर की बात करें कि सीएसआर का मतलब क्या है। तो सीएसआर तीन आधारों पे देखा जाता है कि सीएसआर एक हो सकता है कि उसकी पूंजी कितना हो, टोटल 500 करोड़ हो, या हो सकता है कि उसका टर्नओवर कितना हो, 1000 करोड़ हो, या उसको शुद्ध लाभ कितना मिल रहा हो, 5 करोड़ मिल रहा हो, तो वो सीएसआर के दायरे में आएगा। सीएसआर के, या उसकी पूंजी 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, वार्षिक टर्नओवर कितना 1000 करोड़ का हो, और 500 करोड़ का उसको शुभ लाभ मिले। तो इनको क्या करना होगा कि 3 वर्षों का जो भी इनको लाभ मिला है उनका औसत निकालना है। 3 वर्षों का औसत निकाल के और उसका 2% क्या करना है, सीएसआर पे खर्च करना है। तो सीएसआर की बात समझ में आ गई, ठीक है। और सीएसआर के लिए बहुत लोग खर्च कर रहे हैं, जैसे नन्ही कलियां, महिंद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में नन्ही कलियां, वो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए है। टाटा चलाता है, अल्ट्राटेक सीमेंट चलाता है, आईटीसी इत्यादि सीएसआर में क्या करते हैं, अच्छा योगदान देते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं। सीएसआर से संबंधित चुनौतियां क्या है। तो सीएसआर क्या है कि नैतिकता की प्रभावी पालन नहीं करते हैं। जैसे प्रभावी पालन नहीं करने का मतलब क्या, कि नैतिकता का प्रभावी पालन ना करने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देख लो, मैगी में लेड का अधिक पाया जाना, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड पाया जाना, ये बोलता है कि कॉर्पोरेट जगत जो ये मैगी बना रहा है या सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है उसके अंदर नैतिकता की कमी है। दूसरी बात है, कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है, जैसे विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, कंपनी के साथ कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। खुद इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने क्या कहा था कि सामान्य जो कर्मचारी हैं उनको वेतन वृद्धि 1 वर्ष में दिया जाता है 6 से 8%, वहीं जो उच्च प्रबंधक में शामिल होते हैं कर्मचारी, उनको वेतन पेमेंट हाइक कितना दिया जाता है, 60 से 80%, ठीक है ना, वृद्धि दी जाती है। उसके बाद सीएसआर को बचाने के लिए कई प्रकार की अनियमितताएं भी होने लगती हैं, भ्रष्टाचार होने लगते हैं। तो ये सारे सीएसआर से संबंधित क्या है, चुनौतियां हैं जो लिख सकते हो। तो समाधान क्या कर सकते हैं, तो सामाजिक स्तर पे कर सकते हैं, शैक्षणिक स्तर पे मूल्यों को बढ़ा के कर सकते हैं, यहाँ पे मूल्यों का जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सीएसआर का सामाजिक लेखा परीक्षा कराना चाहिए, कानूनों को कठोर पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिवीजन हो गया। तो हमने रिवीजन में ये बात कहा। अब जरा सा आ जाते हैं पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक हमारा क्या है रिवीजन का, जो अभी कर रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में नैतिक मुद्दे क्या हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में नैतिक मुद्दे ये हैं, किसको लेके, आक्रमण को लेके, विस्तार को लेके, विस्तारवादी नीति को लेके, ठीक है। फिर क्या, आतंकवाद को लेके, ठीक है, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को लेके, फिर पर्यावरण को लेके, ठीक है, पर्यावरण को लेके, फिर हम क्या, परमाणु को लेके, ठीक। ये सब चीजों को लेके हमारे पास मुद्दे हैं, हर एक चीज के एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं। अब जरा सा देखो
कि फंड को लेके क्या मुद्दे हैं। अब दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, फंड को लेके, नैतिक फंडिंग को लेके क्या मुद्दे हैं। तो नैतिक फंड को मुद्दे लेके क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है, IMF जैसे क्या करें, भेदभाव या ऋण देने के लिए बात करें, और ऋण शर्तों पे देने की बात करें। ठीक है, दूसरी बात है कि ऋण का जाल, एग्जांपल हमने चाइना और श्रीलंका का लिया, ऋण की जाल में फंसाना। फिर क्या, किसी NGO को फंड देना, आतंकवाद को फंड देना, सब एक एक पॉइंट होगा। NGO को फंड देना, ग्रीन NGO, ठीक है, आतंकवाद को फंड देना, ठीक है, आपराधिक आपराधिक संगठन को फंड देना और उसको बढ़ावा देना, ठीक है ना। फिर फंडिंग की क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल को चलाना, क्लिनिकल ट्रायल में फंड करना अनैतिक रूप से, ये भी हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, देश की अस्थिरता के लिए कर सकते हो, अस्थिरता के लिए, जैसे पैसा मार्केट में लगाना और एक बैग निकाल लेना, जैसा कि इस समय भारत के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी घटनाएं हो सकती है, फंडिंग से रिलेटेड मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे देश को। तो ये बातें हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। हमने कहा कि शासन व्यवस्था में नीति परक और नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण करना है। तो सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमने 3 आधार बताए कि संस्थागत होना चाहिए। संस्थागत मतलब क्या, विधि, कानून, ठीक है, CBI, CIC, CBI, ED, ठीक है, ED हो जाएगा। वैसे ही भ्रष्टाचार कानून विधेयक हो गया, लोकपाल, लोकायुक्त, ऐसे संस्थागत व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी क्या, दूसरी नागरिक शासन शासन भागीदारी होनी चाहिए। जैसे भागीदारी कैसे हो सकता है, नागरिक शासन भागीदारी ऐसे हो सकता है कि सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहन करें, ठीक है, सोशल ऑडिट करें। फिर हम क्या करें कि RTI को लागू करें, ठीक है, लोकपाल या लोकायुक्त, यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त आ जाएगा, यहाँ पे क्या करें, E-गवर्नेंस लागू करें, ठीक है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से हो सकता है। टेक्नोलॉजी में क्या, CCTV लगाएं, ठीक है ना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, E-गवर्नेंस का उपयोग करें, ठीक है। ऐसे टेक्नोलॉजी को भी हम लोग कर सकते हैं। एकल खिड़की, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह वो कर सकते हैं। बहुत सारे इसके, जब टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे तो मंथन करेंगे, ये भी काम हो सकता है। तो वैधानिक उपाय बताया, ED, CBC, ABC, भ्रष्टाचार निवारक, भारतीय दंड आचार संहिता, विधि शासन, लोकपाल, लोकायुक्त, सिविल सेवा गारंटी अधिनियम। वैसे ही हमारा क्या, नागरिक प्रशासन भागीदारी में क्या, RTI, PI, जनहित याचिका, पंचायती राज को सुदृढ़ करें, सिटीजन चार्टर लगाएं, सोशल ऑडिटिंग करें, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेट बढ़ाएं, जन भागीदारी बढ़ाएं, ठीक है। और तकनीकी पक्ष में क्या, CCTV, GPS, E-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, बायोमेट्रिक प्रणाली, DBT, एक देश एक राशन कार्ड जैसी व्यवस्था लेके आए, ठीक। तो ये हमारा ओवरऑल जाके आज छठा टॉपिक क्या हो रहा है, बाइंड अप हो रहा है, ठीक है ना। छठा टॉपिक बाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बचा है सातवां यूनिट बचा है, उसको भी खत्म करके उसके बाद हम लोग का क्लास अब DKD वाला होना ही वाला है, तो DKD करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।